Hello students, welcome back. So our first chapter in class 11th of political science is constitution, why and how. Before this we had discussed about two functions of constitution. The second function was स्पेसिफिकेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग पावर कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसके पास पावर होती है कि वो डिसाइड करेगा कि जितनी भी पावर्स हैं वो किसको देनी चाहिए. तो उसने पावर्स किसको दी हैं? पार्लियामेंट को दी हैं. अब इसमें थर्ड फंक्शन क्या है? लिमिटेशंस ऑन द पावर्स ऑफ गवर्नमेंट. So the third function of a constitution is to set some limits on what a government can impose on its citizens. These limits are fundamental in the sense that government may never trespass them. तो थर्ड फंक्शन क्या है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये क्या है? ये कुछ लिमिट्स सेट कर देता है कि किस तरह से जो गवर्नमेंट है उसने सिटीजन्स के ऊपर जो रूल्स हैं, जो रेगुलेशंस हैं उनको इम्पोज करना है, लागू करना है. ये जो लिमिट्स हैं ये कौन डिसाइड करता है? ये गवर्नमेंट डिसाइड करती है बिकॉज दिस फंक्शन इज गिवन बाय द Constitution. Fourth function है aspirations and goals of a society. The fourth function of a constitution is to enable the government to fulfill the aspirations of a society and create conditions for a just society. तो fourth function क्या है constitution का? कि ये government को जो है इनेबल करती है कि लोगों की जितनी भी सोसाइटी की जितनी भी एस्पिरेशंस हैं, उनकी जितनी भी इच्छाएं हैं, जो उनकी चाह है वो जो है इन सबको कंप्लीट करे. और किस तरह से एक जस्ट सोसाइटी बनानी है, कैसी सोसाइटी बनानी है जहां पर इनइक्वालिटी ना हो. फिफ्थ इज फंडामेंटल आइडेंटिटी ऑफ पीपल. अब ये पॉइंट क्या है? इस पॉइंट के अंदर क्या है? दैट पीपल दोज हु आर ऑफ डिफरेंट कास्ट, डिफरेंट क्रीड, डिफरेंट रिलीजियंस एंड रिलीजियस बिलीव्स ऑल्सो, उन सबको जो है एक समान अधिकार देने हैं सोसाइटी में. पीपल एज अ कलेक्टिव एंटाइटी come into being, all are equal according to the constitution. So according to the constitution, whether people are of different caste, they are of different creed, they are of different religions and religious beliefs, they all are equal in the eye of constitution. So these all were the functions of constitution. Next is the authority of a constitution, how it got successful and how it was implemented. तो अथॉरिटी क्या है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कैसे सक्सेसफुल होता है, कैसे इम्प्लीमेंट किया गया है. ऐसे बहुत सारे देश हैं, कई सारी कंट्रीज ऐसी हैं वेयर द कॉन्स्टिट्यूशन इज स्टिल चेंजिंग टाइम बाय टाइम. लेकिन हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है इट इज फर्म, वो वैसा ही है. हाँ, उसमें अमेंडमेंट जरूर हुए हैं लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन बार बार चेंज नहीं हुआ है. बट इन अदर कंट्रीज द कॉन्स्टिट्यूशन keeps on changing again and again. Even till today it's changing. तो इसके लिए क्या अथॉरिटी रही है, दैट इज इंपॉर्टेंट. तो इसमें फर्स्ट पॉइंट क्या है? मोड ऑफ प्रोमलगेशन. मोड ऑफ प्रोमलगेशन क्या होगा कि डिक्लेरेशन क्या है, किस तरह का तरीका है इसको डिक्लेयर करने का, ऐलान करने का. तो इट मीन्स कि ये कैसे आया है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था वो किस तरह से आया. ये माना गया कि जो एलीट ग्रुप्स थे क्या उन्होंने ही बना दिया था, अपने मन मुताबिक उन्होंने काम करना शुरू कर दिया. इसमें जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस थे वो उन्होंने अपने अकॉर्डिंग लिखी हैं. तो अगर इस हिसाब से प्रोमलगेट किया गया है तो क्या वो सक्सेसफुल होगा? तो कैसे सक्सेसफुल होगा? क्योंकि अगर जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें हम जो है जनरल जो लोग हैं, जो आम इंसान है, जनरल पब्लिक है, अगर हम उसको ही ध्यान में नहीं रखेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह से प्रोमलगेट किया जाएगा, किस तरह से लागू किया जाएगा. तो इसमें कैसे हुआ था कि नेशनल मूवमेंट्स हुए थे अगेंस्ट ब्रिटिशर्स. और इसके बाद जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई थी. कैसे बनी थी? थ्रू मैनी लीडर्स. वो लीडर्स कौन थे? जो नेशनल मूवमेंट्स हुए थे जनता के बीच में से ही आए थे और उन्होंने जो है कॉन्स्टिट्यूशन को साइन किया. कई डिबेट्स हुए और बाद में इस वजह से जो है वो बाद में जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो पास हो गया था और इस वजह से वो प्रोमलगेट हुआ. किस तरह से अस्तित्व में लाया गया, किस तरह से लागू हुआ, वो सारी चीजें किसमें आती हैं? मोड ऑफ प्रोमलगेशन में. सेकेंड है द सब्सटेंटिव प्रोविजंस ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन. सब्सटेंटिव का मीनिंग हो जाता है बेसिक. बेसिक प्रोविजंस मीन्स laws. So what are the basic laws of a constitution? Substantive provisions for everyone. It's to remove inequality. तो इसका क्या है कि हर किसी के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में सब्सटेंटिव प्रोविजंस किए गए हैं. इनइक्वालिटी को हटाने के लिए, इक्वल सोसाइटी करने के लिए अगर ये प्रोविजंस होंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो ज्यादा सक्सेसफुल होगा. The last point in this topic is balanced institutional design. Means जो कॉन्स्टिट्यूशन है इट विल बी कॉल्ड बेटर अगर जो इंस्टीट्यूशंस उसने बनाई हैं कॉन्स्टिट्यूशन में उन्हें जो है बैलेंस दिया गया हो. हर एक इंस्टीट्यूशन जो है वो अपना रोल प्ले करे. लाइक आवर कंट्री
इट इज अ डेमोक्रेसी। इसमें अलग अलग इंस्टीट्यूशंस कौन कौन से हैं? देयर आर 3 इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस इन आर डेमोक्रेसी: जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव बॉडी एंड लेजिस्लेचर। देयर पावर्स एंड रिलेशन अमंग देम इज डिसाइडेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये जितने भी हैं इनके बीच में क्या रिलेशंस हैं, इनकी पावर्स क्या हैं, इनकी लिमिटेशंस क्या हैं, वो सब कुछ कौन डिसाइड करता है? वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डिसाइड करता है। अगर ये तीनों चीजें होंगी तभी जो है कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सही से काम कर सकता है, प्रॉपर अकॉर्डिंग टू ऑल द रूल्स वो काम कर सकता है। नेक्स्ट टॉपिक क्या है इसमें? हाउ वाज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेड। अब जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो किस तरह से बनाया गया था? टॉपिक इसमें क्या है? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली और कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली इज अ बॉडी और असेंबली ऑफ पॉपुलरली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स composed for the purpose of drafting or adopting a document called the constitution। अब constituent assembly क्या होती है? जो constitution है वो क्या है? it is a set of principles, it is a set of rules। उन्हें ड्राफ्ट करने के लिए, उन्हें अडॉप्ट करने के लिए एक बॉडी बनाई जाती है या फिर एक असेंबली बनाई जाती है, जिसको क्या कहा जाता है? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कहा जाता है। अब इसमें नेक्स्ट टॉपिक, व्हाट इज द नेक्स्ट टॉपिक इन दिस इज हाउ वॉज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेड। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो किस तरह से बनाया गया था? अब जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसको बनाने से पहले जो कैबिनेट मिशंस थे वो आए थे, जो कि ब्रिटिश कैबिनेट के थ्रू बनाया गया था। इसमें कैबिनेट मिशन भी शामिल थे, दैट इज वाई इट इज गिवन द नेम ऑफ कैबिनेट मिशन। इनके जो लीडर्स थे उनको ये बोला गया कि आपके देश में जो है इंडिपेंडेंस तो होनी चाहिए, मिल जाएगी, लेकिन एक कॉन्स्टिट्यूशन तो होना चाहिए। तो उसके लिए आपको क्या करना है? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को फॉर्म करना है, जो कि ये डिसाइड करेगी कि जो कंट्री है उसका कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होगा, क्या क्या चीजें उसमें जो है वो फॉलो की जाएंगी, क्या लागू की जाएंगी। तो इसी को ध्यान में रखते हुए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई और इसकी फर्स्ट मीटिंग कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। नाउ एज यू नो कि पार्टीशन हो गया था, तो पार्टीशन के बाद 14 अगस्त 1947 को जो पाकिस्तान है वो इंडिया से अलग हो गया था। सो ऑन 14 अगस्त 1947 इसी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को दोबारा से रीअसेंबल किया गया था। अब इसमें जो है कई सारे प्रोविजंस भी थे। वो क्या क्या थे? Each province and each princely state or group of states were allotted seats proportional to their respective population, roughly in the ratio of 1:10 lakh। तो अब इसमें क्या किया था कि जो भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनेगी उसमें हर 10 लाख लोगों पर क्या होगा? एक रिप्रेजेंटेटिव होगा। अब इसमें क्या था कि इन्होंने क्या किया था, इसका रिजल्ट क्या आया था कि जो प्रोविंसेस थे वहां से जो है 292 मेंबर्स इलेक्ट हुए थे और साथ ही जो प्रिंसली स्टेट थे वो स्टेट्स जो कि राजा के रूल्स पर चलते थे वहां क्या हुआ था? वर अलॉटेड अ मिनिमम ऑफ 93 सीट्स। नेक्स्ट है कि हर प्रोविंस में जो सीट्स हैं वो डिस्ट्रीब्यूट कर दी गई थी 3 मेन कम्युनिटीज के बीच में। कौन कौन सी कम्युनिटीज थी? मुस्लिम्स, सिख्स एंड जनरल। तो जो लोग मुस्लिम और सिख कम्युनिटी में नहीं आते थे उनको जनरल कम्युनिटी में रखा गया। अब जितने भी वहां पर इलेक्शंस वगैरह हुए हैं, जो भी काम थे इन प्रोपोर्शन टू देयर रिस्पेक्टिव पॉपुलेशंस, तो इनके पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग जो है इनको अलग अलग कम्युनिटीज में बांट दिया गया। Members of each community in the provisional legislative assembly elected their own representatives by the method of proportional representation with single transferable vote. The method of selection in the case of representatives of princely states was to be determined by consultation. अब असेंबली में जो प्रोपोर्शनल तरीके से वोटिंग करवाई गई और इस तरीके से जो है रिप्रेजेंटेशन के लिए प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में उन्होंने वोटिंग करवाई और इस तरीके से क्या हुआ कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में मेंबर्स चुने गए थे, तो प्रिंसली स्टेट्स के जो मेंबर्स थे उन पर क्या डिसीजन छोड़ दिया गया? जो प्रिंसली स्टेट्स के थे उन पर यह डिसीजन छोड़ा गया कि वो अपनी कंसल्टेशन के अकॉर्डिंग जो है अपने आप में कंसल्ट करके जो है वो मेंबर्स को चुन सकती है। सो दिस वाज अंडर द टॉपिक हाउ वाज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेड। अब नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट इज कॉम्पोजिशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, की जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसका कॉम्पोजिशन क्या था? आफ्टर पार्टीशन प्लान ऑफ 3 जून 1947 दोज मेंबर्स हु वर इलेक्टेड फ्रॉम टेरिटरीज विच फेल अंडर पाकिस्तान सीज्ड टू बी मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अब पार्टीशन प्लान के बाद जो है
3 जून 1947 को वो मेंबर जिनको कि टेरिटरी से इलेक्ट किया गया था और जो कि किसके अंडर आते थे, पाकिस्तान के अंडर आते थे, इनको जो है मेंबर्स बना लिया गया, वो सीज टू बी द मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अब हमने पहले क्या देखा है कि 292 मेंबर्स थे, पूरी इंडिविजुअल जो अनडिवाइडेड इंडिया थी उसमें कितने मेंबर्स थे, 292 थे, उसमें से 93 मेंबर्स क्या थे, प्रिंसली स्टेट्स के थे। तो कई प्रोविंस और कई प्रिंसली स्टेट्स के हुए कि जब पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ तो वो उसके अंदर चले गए थे, जिसकी वजह से बाद में जो मेंबर्स थे वो रिड्यूस होकर कितने हो गए थे, 299 हो गए थे। द नंबर ऑफ मेंबर्स इन द असेंबली वाज रिड्यूस टू 299। सो आवर कॉन्स्टिट्यूशन वाज अडॉप्टेड ऑन 26 नवंबर 1949। इट वाज पास्ड ऑन 24 जनवरी 1950 एंड इट came into enforce on 26 जनवरी 1950। अब रिपब्लिक डे जो है वो 26 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है? लाहौर सेशन ऑफ 1929 which adopted the resolution of पूर्ण स्वराज and fixed 26 जनवरी 1930 as the first republic day which was to be celebrated by the people। अब जो लाहौर सेशन हुआ था 1929 में, उसने क्या अडॉप्ट किया था, उसने क्या रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया था, पूर्ण स्वराज का, पूरी तरह से उन्हें स्वराज चाहिए था। तो उस समय क्या फिक्स किया गया, दैट फ्रॉम नेक्स्ट ईयर, दैट इज फ्रॉम 1930, ऑन 26 जनवरी 1930 फर्स्ट रिपब्लिक डे जो है सेलिब्रेट किया जाएगा, जिसकी वजह से क्या हुआ, जो 26 जनवरी है उसे ही आगे एज रिपब्लिक डे सेलिब्रेट किया जाने लगा। नाउ नेक्स्ट क्या है, द प्रिंसिपल ऑफ डेलिब्रेशन। अब प्रिंसिपल ऑफ डेलिब्रेशन में क्या आएगा, प्रिंसिपल ऑफ डेलिब्रेशन में क्या है कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है ये कैसे बनाई गई है। डेलिब्रेटेड डिस्कशन हुए थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, बहुत बड़े पैमाने पर डिस्कशन भी हुए हैं। नियर अबाउट 2 ईयर्स तक जो है 2 ईयर्स का टाइम लगा है कि इसमें डिस्कशन हुए, डिबेट्स होती रही। इवन कई सारे मेंबर्स जो थे वो एक दूसरे को अपोज भी करते थे, लेकिन एक मेन एम क्या था कि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है इट शुड बी द बेस्ट, इट शुड बी नाइस। तो इसीलिए उन्होंने कई सारी चीजें जो हैं दूसरे कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट करी, जिसकी वजह से क्या होता है, आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज ऑल्सो नोन एज अ बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन। ये माना जाता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बाकी कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया गया है, मांगा गया है, इसलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को साथ साथ वो लोग क्या कहते हैं, बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। तो हमने जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ब्रिटेन से, आयरलैंड, कनाडा, फ्रांस और यूएसए से हमने लिए हैं, उसमें से कई सारी चीजें उनके कॉन्स्टिट्यूशन से ली हैं। तो हमने क्या समझना है कि ये जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे इन्होंने डेलिब्रेटेड डिस्कशंस किए थे ताकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है, हमारी इंडिया को जो है कॉन्स्टिट्यूशन अच्छे से अच्छा मिल सके। सो दिस वॉज द प्रिंसिपल ऑफ डेलिब्रेशन। अब नेक्स्ट क्या है, व्हाट वाज इट्स प्रोसीजर, इसका प्रोसीजर क्या था। देयर वर 8 मेजर कमिटीज। फर्स्ट क्या है, यूनियन पावर कमेटी थी एंड इट्स हेड वॉज जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट इज प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, इट्स हेड वॉज सरदार पटेल। नेक्स्ट इज ड्राफ्टिंग कमेटी एंड द हेड ऑफ दिस कमेटी वॉज भीमराव अंबेडकर। सो दे हैड देयर ओन वर्क एंड फंक्शनिंग। ये जो कमिटीज बनाई गई थी इनके अलग अलग काम थे, इनके खुद के अपने काम थे, खुद के फंक्शंस थे, और इनके जो लीडर्स थे, इनके जो हेड थे, वो बहुत बेहतर तरीके से इन कामों को कर रहे थे। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इन दिस इज मेन पॉइंट्स ऑफ ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, कि जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन थे इनके मेन पॉइंट्स क्या थे। तो इसमें पहला पॉइंट क्या है, इंडिया इज एन इंडिपेंडेंट एंड सॉवरेन रिपब्लिक। India shall be a union of erstwhile British Indian territories, Indian states and other parts outside British India, and Indian states are as willing to be part of the union। तो जो ब्रिटिश इंडियन टेरिटरीज थी, इंडियन स्टेट्स क्या थे, और जो बाहर के जितने भी पार्ट्स थे ब्रिटिश इंडिया के बाहर के, और जो इंडियन स्टेट्स थी वो क्या चाहती थी, वो यूनियन का एक हिस्सा बनना चाहती थी। तो ये क्या चाहते थे, दैट इंडिया शैल बी अ यूनियन ऑफ erstwhile ब्रिटिश इंडियन टेरिटरीज। Territories forming the union shall be autonomous units and exercise all powers and functions of the government and administration except those assigned to or vested in the union। अब territories जो थी वो क्या चाहती थी कि जो यूनियन बन रही है ये क्या करे, जितने भी पावर्स और फंक्शंस है गवर्नमेंट के, ये इन सबको फुलफिल करे, उन सब पर काम करे। जितनी भी पावर्स और अथॉरिटी हैं सॉवरन की और इंडिपेंडेंट इंडिया की एंड इट्स कॉन्स्टिट्यूशन, वो किसको करे, शैल फ्लो फ्रॉम द पीपल। ये सब लोगों से निकल कर आए, मीन्स ये जो पावर है ये लोगों में से निकल कर आए, जितनी भी फंक्शनिंग है वो लोग ही करें।
ऑल पीपल ऑफ इंडिया शैल बी गारंटेड एंड सिक्योर्ड सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस। तो इक्वालिटी सबसे बड़ा मेन मुद्दा था कि जितने भी लोग हैं इंडिया के, इन सबको क्या मिलनी चाहिए, इनके पास सिक्योरिटी होनी चाहिए, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस होना चाहिए। इक्वालिटी किस चीज में होनी चाहिए? स्टेटस में एंड अपॉर्चुनिटीज में इक्वालिटी होनी चाहिए, लॉ की नजरों में, और फंडामेंटल फ्रीडम्स भी होने चाहिए। फ्रीडम्स किस चीज के? फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ, वर्शिप, वोकेशन, एसोसिएशन एंड एक्शन सब्जेक्ट टू लॉ एंड पब्लिक मोरालिटी। तो इसका मेन एक ऑब्जेक्टिव क्या था? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशंस क्या थे इनके? कि इक्वालिटी होनी चाहिए सब लोगों के लिए। The minorities, backward and tribal areas, depressed and other backward classes shall be provided adequate safeguards. तो ये जितनी भी backward classes थी, tribal areas थे, इन सबको जो है adequate safeguards दिए जाने चाहिए, इनको इनके अधिकार मिलने चाहिए। The territorial integrity of the republic and its sovereign rights on land, sea and air shall be maintained according to justice and law of civilized nations. तो जितने भी अधिकार हैं लैंड के, सी के, जितने भी ये सारी चीजें हैं, इनको कैसे मेंटेन किया जाएगा? कि जो लॉज हैं उन सबको जस्टिफाई किया जाए, हर किसी के लिए जो लॉज हैं वो इक्वल हों, सबको जस्टिस मिले। द लैंड वुड मेक फुल एंड विलिंग कॉन्ट्रीब्यूशन टू द प्रमोशन ऑफ वर्ल्ड पीस एंड वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड। तो इनका मेन क्या था ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन? कि जितना भी है, जितने भी लोग हैं, पूरे जो वर्ल्ड है उसमें क्या होना चाहिए? उसमें पीस होना चाहिए, शांति होनी चाहिए, और जो लोग हैं शुड बी वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड, कि जो लोग हैं उनके भले के लिए ही सारे स्टेप उठाए जाने चाहिए। तो दीज वर द मेन पॉइंट्स ऑफ ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। अब इसमें नेक्स्ट क्या है? इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट्स। हमने पहले पढ़ा था, 4th पॉइंट था कि जो इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट्स हैं, जो अथॉरिटी थी उसमें हमने पढ़ा था कि इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट्स जो हैं वो सही होने चाहिए, कि किसके पास कितनी पावर्स हैं, उनकी लिमिटेशंस क्या हैं, वो सब कुछ तय करनी है। तो इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट में जो मेन हेड है वो क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन के जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो कौन कौन से हैं? लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल। अब लेजिस्लेटिव के पावर्स के पास अधिकार क्या है? कि लेजिस्लेटिव जो है वो कानून बनाती है, इट विल मेक लॉज। लेजिस्लेटिव जो है वो कानून बनाएगी अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन। उसने, कॉन्स्टिट्यूशन ने उसको ये अधिकार दिया हुआ है दैट इट विल मेक लॉज। एग्जीक्यूटिव को क्या दिया है? इट विल एग्जीक्यूट दीज लॉज, वो इन लॉज को जो है वो एग्जीक्यूट करेगी। जुडिशियल के पास क्या है? विल मेक देम एनफोर्स्ड, किस तरह से उनको लागू करना है ये सब कौन देखेगा? ये जुडिशरी देखेगी। तो इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट में हमारी डेमोक्रेसी में 3 इंस्टीट्यूशन हैं अंडर आवर कॉन्स्टिट्यूशन, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। तो ये अपने फंक्शंस जो हैं उसी तरह से करती हैं जिस तरह से इनको कॉन्स्टिट्यूशन में अधिकार दिए हुए हैं। अब नेक्स्ट है प्रोविजंस अडेप्टेड फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ डिफरेंट कंट्रीज। तो हमने पहले भी अभी क्या पढ़ा था कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको क्या माना जाता है? उसको बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन माना जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कई सारी चीजें जो हैं और देशों के कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई हैं। इसमें पहला क्या है? ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, विच इज नोन एज एफपीटी। एफपीटी का मीनिंग क्या है? कि हमारे देश में चुनाव कैसे होने चाहिए, ये तरीका हमने किससे लिया है? ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से। यहां से हमने और क्या लिया है? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, की गवर्नमेंट जो है वो पार्लियामेंट्री फॉर्म की होनी चाहिए। जो रूल्स ऑफ लॉज हैं उनके आइडिया क्या होने चाहिए? जो इंस्टीट्यूशन है, जो स्पीकर है, उसका रोल क्या होना चाहिए? लॉ मेकिंग प्रोसीजर क्या क्या होने चाहिए? ये हमने किससे दिया है? ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से। सेकंड, हमने यूनाइटेड स्टेट्स से क्या लिया है? चार्टर ऑफ फंडामेंटल राइट्स, जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको लिए हैं। जुडिशियल रिव्यू और इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी जो है, इनके पावर्स क्या क्या हैं वो हमने किससे लिया है? यूनाइटेड स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। थर्ड है इरिश कॉन्स्टिट्यूशन। इरिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या बोरो किया था? जो हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं स्टेट पॉलिसी के इन आर कॉन्स्टिट्यूशन, दैट वी हैड टेकन फ्रॉम आर इरिश कॉन्स्टिट्यूशन। फोर्थ क्या है? फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन। फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया था? लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी के जो प्रिंसिपल्स हैं वो हमने किससे लिए हैं? फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हैं। द लास्ट वन इज कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इस कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या बोरो किया है? अ क्वेस्ट फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फॉर फेडरल सिस्टम विद अ स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट, द आइडिया ऑफ रेजिडुअल पावर्स। तो हमारे रेजिडुअल पावर्स क्या क्या होने चाहिए वो हमने कॉन्स्टिट्यूशन में किससे बोरो किए, किससे अडेप्ट किए हैं? कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से। So yes, it is correct that
our constitution has borrowed the constitution from many other countries. So this also they had given: British Constitution, United States Constitution, Irish Constitution, French Constitution and Canadian Constitution. ये पांचों कॉन्स्टिट्यूशन जो हैं, इससे हमने अपने जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें से कई सारी चीजें बोरो करी हैं. तो हमने क्या पढ़ा है? थर्ड फंक्शन पढ़ा है कॉन्स्टिट्यूशन का, विच वॉज लिमिटेशंस ऑन द पावर्स ऑफ गवर्नमेंट. उसके बाद हमने क्या पढ़ा? फोर्थ फंक्शन विच वॉज एस्पिरेशंस एंड गोल्स ऑफ सोसाइटी. लास्ट क्या था? फंडामेंटल आइडेंटिटी ऑफ पीपल. नेक्स्ट पॉइंट क्या है? द अथॉरिटी ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन, की मोड ऑफ प्रोमलगेशन क्या होना चाहिए, किस तरह से जो है जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसको किस तरह से डिक्लेयर करना चाहिए. सेकंड क्या था? द सब्सटैंटिव प्रोविजन ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन, की हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने प्रोविजन क्या बनाए हैं सबके लिए, इनइक्वालिटी को खत्म करके इक्वालिटी लानी है. थर्ड क्या था? बैलेंस्ड इंस्टीट्यूशनल डिजाइन, की जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, जो जुडिशरी है, एग्जीक्यूटिव है और लेजिस्लेचर है, उन सबके जो पावर्स हैं, रिलेशंस हैं, वो कौन डिसाइड करेगा? कॉन्स्टिट्यूशन डिसाइड करेगा. साथ ही साथ हमने क्या देखा था कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है वो क्या होती है. दिस वॉज कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या होती है, जो हमारे रूल्स हैं उसके लिए जो बॉडी बनाई जाती है, जो असेंबली बनाई जाती है, दैट इज नोन एज कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. कॉम्पोजिशन क्या था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, कि जो मेंबर्स है वो रिड्यूस होके 299 हो गए थे, जबकि इससे पहले क्या था? 292 थे और 93 कहाँ थे? प्रिंसली स्टेट्स में थे. और 292 कहाँ थे? जो प्रोविंशियल स्टेट्स था. लेकिन रिड्यूस होकर वो 299 बाद में हो गए थे. अडॉप्शन की डेट दे रखी है. अडॉप्टेड कब हुआ था? व्हेन वाज इट अडॉप्टेड, व्हेन डिड इट पास्ड एंड व्हेन वाज इट एनफोर्स्ड. तो ये सारी डेट्स उन्होंने हमें दी हुई हैं. 26 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि लाहौर सेशन जो था 1929 का, उसमें अडॉप्ट क्या किया गया था? रेजोल्यूशन ऑफ पूर्ण स्वराज, कि 26 जनवरी 1930 से फिक्स हो गया था कि फर्स्ट रिपब्लिक डे बनाया जाएगा, जिसकी बाद से जब रिपब्लिक डे की डेट बाद में आई है तो 26 जनवरी को ही बनाया गया. प्रोसीजर क्या था? 8 मेजर कमिटीज हैं, बट इसमें जो ये मेन तीन कमिटीज हैं इनके ये लीडर्स थे, और जितनी भी कमिटीज थे दे हैड देयर ओन वर्क एंड फंक्शनिंग. मेन पॉइंट्स क्या थे ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के? दिस वी हैड ऑलरेडी डन. और लास्ट क्या था कि हमने जो है कॉन्स्टिट्यूशन किस किस से बोरो किया था, दैट इज प्रोविजंस अडैप्टेड फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ डिफरेंट कंट्रीज. सो दिस वाज आवर फर्स्ट चैप्टर इन क्लास 11th, which was constitution, why and how. Very soon we'll study about our next chapter. Till then, have a nice day.